हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. तो एक पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. आज के सेशन में हम बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे पैराजम्बल्स करेंगे. सभी लोग तैयार हैं? एवरीवन. तो आज हम एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ पैराजम्बल्स करने वाले हैं, कल के पैटर्न से अलग. इस तरह के पैराजम्बल्स आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो एक बार में एक क्वेश्चन नहीं आता, एक बार में 5 क्वेश्चंस आते हैं. मतलब 5 अलग अलग पैराजम्बल्स आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं. 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराजम्बल्स, मतलब 5 पैराजम्बल्स आएंगे एक बार में, 5 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आएंगे. तो आज के सेशन में हम कोशिश करते हैं, इस तरह के पैराजम्बल्स में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो स्पीड मैटर करती है. यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अरेंज नहीं करना है, आपको स्पीडली करना है, वो ज्यादा मैटर करता है. और स्पीडली हम कैसे करते हैं? एलिमिनेशन के साथ करते हैं. मतलब अगर मैं पिछले पैराजम्बल में आपको 3 मिनट दे रही थी, मैं इस पैराजम्बल में मैं आपको सिर्फ 1.5 मिनट का टाइम दूंगी. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टाइम थोड़ा सा कम कर दूंगी, 1 मिनट रह जाएगा. तैयार? चलो कैसे करते हैं इस तरह के पैराजम्बल्स को? पहले कुछ क्वेश्चन साथ में करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको टाइमर देंगे, क्विज फॉर्मेट में करेंगे. तो सबसे पहले देखो, जस्ट 1 सेकेंड. विजिबल है ना सभी को पैराजम्बल स्क्रीन पे? ओके. तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन साथ में करेंगे. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, मतलब ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, पहले स्ट्रैटेजी सीखना बहुत अच्छे से. इन अदर वर्ड्स लिखा हुआ है, मतलब दूसरे शब्दों में ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकती. तो हमने क्या किया? ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया. कॉन्शियसनेस इज समथिंग जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस का सम होती है, ठीक है. माइंड जो है ओवरसीयर है, देखता है, एक ह्यूज वेब के सेंटर पे है और ये रिजल्ट होता है जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजों का जो हम करते हैं. मोर स्पेसिफिकली इट आ गया, मतलब डी से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती. ये कैपेसिटी है सिस्टम की कि हम इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करें. फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ई से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती. तो ये दोनों जो है एलिमिनेट हो गए. अब आगे देखते हैं, कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे मुझे फॉर एग्जाम्पल दिख रहा है, मतलब पहले मैं इसी चीज का पेयर बनाती हूँ. ये चीज, फोकसिंग, ये सारी एक्टिविटीज दे रखी है जो माइंड कर रहा है. माइंड ये भी कर रहा है, माइंड फोकस भी कर रहा है, माइंड मेमोरी, तो ये सारी एक्टिविटीज है. तो ये किसका एग्जाम्पल है एक्टिविटीज? यहाँ पे तो किसी की बात नहीं हो रही, मतलब डी और ई का पेयर तो नहीं है. चलो, माइंड जो है एक ओवरसीयर है और एक रिजल्ट है बाय प्रोडक्ट का, जो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स चीजें इसको करनी होती है. तो कॉम्प्लेक्स थिंग्स यहां लिखा हुआ है, या तो सी और ई का होगा, जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के सम से बी और ई भी हो सकता है और ए और ई भी हो सकता है. तो अभी हमको नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, और कुछ देखते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन. तो डी का पेयर बनाते हैं. ये क्या है? कैपेसिटी है सिस्टम की, क्या? इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने की. तो इट है. चलो, तो हाँ, अब कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, कॉन्शियसनेस जो है नेट प्रोडक्ट है फॉर ऑल द थिंग्स आवर माइंड इज डूइंग. अच्छा, एक पेयर तो इजी था, बी और ए का एक पेयर था. कॉन्शियसनेस क्या है?
हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस के सम में से है। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो कॉन्शियसनेस वो सारी एक्टिविटीज का नेट प्रोडक्ट है जो हमारा माइंड कर रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, बी और ए का पेयर इसमें भी है, बी और ए का पेयर इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं जो बचा हुआ है। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, बी ए डी सी ई को। कॉन्शियसनेस क्या है? जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस का सम है। दूसरे शब्दों में बोलें तो कॉन्शियसनेस ये है। मोर स्पेसिफिकली बोलें तो कैपेसिटी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने की। माइंड क्या है? माइंड ओवरसीयर है और जितने भी कॉम्प्लेक्स चीजें वो करती हैं उसका रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल दिस, बिल्कुल मैच हो गया। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, किसी बच्चे ने बी आंसर मार्क किया हो तो। सी डी बी ए, माइंड जो है ओवरसीयर है, एक ह्यूज वेब के सेंटर में है और ये रिजल्ट है जितने भी कॉम्प्लेक्स चीजें इसको करनी होती हैं उसका। मोर स्पेसिफिकली माइंड कैपेसिटी नहीं है ना, सीओडी का पेयर नहीं हो सकता बिकॉज माइंड इज नॉट द कैपेसिटी। माइंड कोई कैपेसिटी नहीं है, माइंड तो एक तरह का काम है जो नजर रख रहा है चीजों के ऊपर। तो सीओडी का पेयर नहीं हो सकता था। ये ए किसके लिए था? ए कॉन्शियसनेस के लिए था, ना कि माइंड के लिए था। इसका मतलब आंसर वॉज। अब ये तो क्या था, हमने इस तरीके से किया। अब अगर हम इसको एक बार हर पैराजम्बल को हम 2 बार समझते हैं, एक बार और समझते हैं इसको दूसरे। अब दो दूसरी तरीके से समझो। कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है? ये 3 स्टेटमेंट्स कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी और डी। और जिसमें भी बी पहले आएगा और फिर या तो ए और डी आएगा या फिर डी और ए हो, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स एक ही चीज की बात कर रहे हैं। तो मेरे ये 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बी ए डी या बी डी ए। इसमें भी बी ए डी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। क्लियर है सभी को? अगली चीज, माइंड क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल माइंड ये सब काम करता है। अगला कॉम्बिनेशन था सी और ई का, सी और ई इसमें नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या निकल गया? आंसर वॉज ए। ये था दूसरा तरीका इसको समझने का। कितने लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को भी? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते हुए चलना, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, मैं एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगी, क्यों? क्योंकि मैं आपको हर बच्चे का मुझे बताना है। क्या किसी बच्चे ने ए आंसर मार्क किया तो ए क्यों नहीं है, बी मार्क किया तो बी क्यों नहीं? तो मैं हर ऑप्शन को चेक करके आपको बताऊंगी कि ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए नहीं है। चलो अगला करते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन और साथ में करेंगे, फिर मैं आपको करने के लिए दूंगी। फॉरेस्ट जो है ह्यूज बायोडाइवर्सिटी हब्स हैं, कार्बन सिंक्स हैं, और हम क्लाइमेट चेंज को सॉल्व नहीं कर सकते बिना प्रोटेक्ट किए कि जो बचा है। 1988 में फाउंड हुई थी ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इनिशियली इट लिखा हुआ है ना, तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ठीक है। वो एक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की तरह स्टार्ट हुई थी और इसकी तरह स्टार्ट हुई थी। ऑल्सो लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इसमें, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में भी। ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट असेट मैनेजर भी है, इसके पास इतना है। ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, इसमें भी 8 लिखा हुआ है। मतलब या तो स्टार्टिंग ए से होगी या फिर स्टार्टिंग बी से होगी। चलो अब कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे ना ऑल्सो लिखा हुआ था, तो ये है और ये भी है। तो एक जो मुझे पेयर समझ में आ रहा था वो ई और डी का पेयर समझ में आ रहा था। कितने लोगों को समझ में आया ये पेयर? कि ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर भी है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है। चलो ई और डी का पेयर समझ में आ रहा था, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पे इनिशियली लिखा हुआ था, ये शुरू कैसे हुई थी? ये शुरू हुई थी, कौन शुरू हुई थी? ये कंपनी शुरू हुई थी। इनिशियली वाला पहले बताएंगे, मतलब ये जो कंपनी है इनिशियली ये ऐसे स्टार्ट हुई थी, फिर ये है और ये है। एक बी सी ई डी का सीक्वेंस समझ में आ रहा था, तो इन दोनों में ही बी सी ई डी है। अब बस मुझे ये चेक करना है कि ए पहले आएगा या फिर ए लास्ट में आएगा। अब अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो ए और बी का तो कोई पेयर नहीं है। 1998 में फाउंड हुआ ये मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसमें तो कोई फॉरेस्ट की बात ही नहीं हो रही। मतलब ए और बी का पेयर तो नहीं हो सकता। क्या डी और ए का पेयर हो सकता है? हो सकता है। हम यहाँ पे फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की बात करें, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात करें, तो फॉरेस्ट को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होते हैं। इसका मतलब आंसर क्या निकला? आंसर इज बी, बी सी ई डी एंड ए। कोई दिक्कत? एक बार दोबारा समझे। चलो
एक बार दोबारा समझते हैं। ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है। इनिशियली ये ऐसे स्टार्ट हुई। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है। बी, सी, ई और डी का एक कॉम्बिनेशन था। कैसे पता चला? ये है, ये भी है, ऑल्सो की हेल्प से पता चला। ई और डी का पेयर बना ऑल्सो की हेल्प से। सी हमने पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसमें इनिशियली लिखा हुआ था और यहाँ पे नाम लिखा हुआ था। अब ए को चेक करना था, ए कहाँ आएगा? ए के पास दो पोजीशन थी, या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। ए में फॉरेस्ट की बात हो रही थी, बी में कोई फॉरेस्ट की बात हो नहीं रही थी। इसका मतलब ए और बी का तो कोई लिंक नहीं था। इसका मतलब ए यहाँ आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया? बी, सी, ई, डी एंड ए। दैट इज आंसर बी। एक और करें साथ में? चलो एक और करते हैं साथ में। अगला क्वेश्चन, द ग्रीक्स सिमिलरली लिखा हुआ है, तो ए तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता। वैसे भी इसमें ई मुझे स्टार्टिंग दिया हुआ है, तो मुझे स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। रोमन फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन्होंने सफर की इतनी डेथ्स। दिस लीव्स अस, एक हमारे सामने बहुत सीरियस क्वेश्चन आ जाता है कि उन लोगों का क्या हुआ जब ये लड़ाई हुई। ये बहुत लंबे टाइम पुरानी बात है। बुलडोजर्स का इन्वेंशन हुआ था, हैवी मशीनरी के इन्वेंशन की बहुत पुरानी बात है, जिनको यूज किया जाता था जितने भी लोगों की डेथ हुई उनको उस जगह को साफ करने के लिए। पुरानी जो लड़ाई थी उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बैटल्स देखी गई, जिसमें हजारों लोग एक सिंगल आफ्टरनून में किल हो गए। अच्छा, यहाँ पे सिमिलरली लिखा हुआ है, तो सभी को बी और ए का पेयर समझ में आ रहा है कि रोमन एम्पायर में इतनी डेथ हुई, ग्रीक में भी इतनी डेथ हुई, ग्रीक्स ने भी इतनी डेथ्स करी। तो रोमन एम्पायर में इतनी डेथ हुई और ग्रीक्स ने भी सिमिलरली इतनी डेथ्स को देखा। बी और ए के पेयर में कोई डाउट? कैसे बना बी और ए का पेयर? सिमिलरली की हेल्प से। तो बी और ए का पेयर बना, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब इसको देख लेते हैं, है ना, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसको चेक किया, ई, बी, ए, डी, सी को। तो बहुत सारी डेथ्स हुई। रोमन एम्पायर में इतनी डेथ्स हुई, ग्रीक्स में इतनी डेथ्स हुई। ये बहुत पुरानी बात है, जब क्लियर करा नहीं जा सकता था, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि क्या हुआ उन बॉडीज का। मैच कर रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, ई, सी, बी, ए, डी को। बहुत सारी डेथ्स हुई, डेथ बैटल्स हुई, तो बैटल से क्वेश्चन क्या हुआ कि उन बॉडीज का क्या हुआ एक क्लाइमैक्टिक बैटल के बाद। फिर बी, रोमन नहीं, ये बी तो ई का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल इतनी सारी डेथ्स हुई, तो यहाँ पे लिखा है ना बहुत सारे लोग मारे गए, इतनी सारी डेथ्स हुई, तो बी तो ई का एग्जाम्पल है, मतलब ई और बी का भी एक पेयर था। ई और बी का भी एक पेयर था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर वॉज, एक बार दोबारा समझे? चलिए एक बार दोबारा समझते हैं। ई सब में ही स्टार्टिंग दिया हुआ है, तो मुझे स्टार्टिंग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे लोगों की मौत हुई, एग्जाम्पल रोमन एम्पायर में इतनी डेथ्स हुई, तो ई का एग्जाम्पल है बी में। रोमन में इतनी हुई, सिमिलरली लिखा हुआ था, सिमिलरली ग्रीक्स की भी इतनी, तो ई बी ए का सीक्वेंस था। ई बी ए का सीक्वेंस था, ये सारे अपने आप एलिमिनेट हो गए, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फ्लो चार्ट बना लेते हैं एक बार। ई, बी, ए, डी एंड सी। ई और बी का बना फॉर एग्जाम्पल से, बी और ए का बना सिमिलरली से। आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? अब अगला खुद से ट्राई करोगे? चलो, सभी के पास 1.5 मिनट का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर ठीक निकला। ये जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है इसने एक वुडन कॉम्प्लेक्स को हटा दिया जो 1948 से चल रहा था, ठीक है। जो स्टेशन है जो सिर्फ 100 स्क्वायर फीट से ऊपर था, अभी भी उसमें इंटीरियर वर्क की ज़रूरत है और टिकटिंग मशीन्स लगनी बाकी है। जो नया स्टेशन है हत्सुशिमा, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया बहुत ही फास्ट 6 घंटों के अंदर, वो दिखाता है कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का कितना इम्पैक्ट, कितने उसके अंदर कैपेसिटी है। रिसेंटली जापान के वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने रिवील किया दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन नरीटा टाउन। अच्छा, 3D प्रिंटेड स्टेशन उन्होंने रिवील किया, उसका नाम ये था। तो एक तो मुझे कॉम्बिनेशन जो समझ में आ रहा है, मतलब डी पहले आएगा और सी बाद में आएगा। चलो, ये जो इनिशिएटिव है ये इम्पॉर्टेंट है जापान के लिए, जहाँ पे पॉपुलेशन एज करती जा रही है और वर्कफोर्स जो है कम होती जा रही है। डी पहले आएगा, सी बाद में आएगा ना, तो इसमें सी पहले है, डी बाद में है, इसमें भी सी पहले है, डी बाद में है, इसमें भी सी पहले है, डी बाद में है। चलो, अब मेरे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, ए और ई। इन दोनों को चेक कर लेते हैं। पहले मैंने इसको चेक किया, डी बी सी ई ए को। तो इन्होंने सबसे पहला ट्रेन स्टेशन को रिवील किया है। ये जो स्टेशन है सिर्फ 100 स्क्वायर फीट का है, अभी इसमें इंटीरियर वर्क और इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है। ये जो नया स्टेशन है हत्सुशिमा, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया स्विफ्टली 6 घंटे के अंदर। ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल दिखाता है। ये इनिशिएटिव इम्पॉर्टेंट है जापान के लिए, जहाँ पे पॉपुलेशन एज कर रही है, वर्कफोर्स कम होती जा रही है। ये जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है इसने एक वुडन कॉम्प्लेक्स को रिप्लेस की, ए लास्ट में नहीं आ सकता। ये जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है इसने एक वुडन कॉम्प्लेक्स को रिप्लेस किया है जो ऑपरेशन से है 1948 में। एक्चुअली जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो ई होगा। लास्ट स्टेटमेंट ई क्यों होगा? क्योंकि इन चारों स्टेटमेंट्स में इस स्टेशन की बात की जा रही है, स्टेशन के फिजिकल एट्रीब्यूट्स बताए जा रहे हैं, और ई में बताया जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, इसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है। तो इम्पैक्ट हम हमेशा लास्ट में बताते हैं। पहले हम सारे एट्रीब्यूट्स बताएंगे कि वो कितने फीट का है, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, वो किसकी जगह आया है। लास्ट में बताएंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो इम्पैक्ट और इंपॉर्टेंस हमेशा लास्ट में बताते हैं, मतलब ई शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट। इसमें ई लास्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज ई, डी ए सी बी एंड ई। तो इन्होंने रिवील किया सबसे पहला स्टेशन, ये इसकी जगह आया है, इसको बहुत तेजी से कंस्ट्रक्ट किया गया। ये अभी इसमें अच्छा, एक और कॉम्बिनेशन था, एक सी और बी का भी पेयर था। अगर आपने एक और पेयर बनाया होगा तो सी और बी का भी पेयर था कि इसको कंस्ट्रक्ट किया गया 6 घंटे के अंदर, लेकिन अभी इसमें इंटीरियर वर्क काफी बचा हुआ है। कंस्ट्रक्शन 6 घंटे में हो गया, लेकिन अभी इंटीरियर वर्क बचा हुआ है, इंस्टॉलेशन बचा हुआ है, स्टिल मीन्स अभी भी। तो सी और बी का भी एक पेयर था, तो उससे भी ये एलिमिनेट हो गया था। यस, रेडी फॉर द नेक्स्ट? चलो, ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर ठीक निकला। आई जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन इन 2020, लेकिन मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भाई? आई वॉज बॉर्न एंड रेज इन कशेली, जो कि एक विलेज है।
माई नेम इज केतन तांबे और मैं एक टीचर कोच हूँ चेक के साथ। प्रेजेंटली अभी मैं विरार में रह रहा हूँ विद माई वाइफ, डॉटर एंड मदर। ठीक है, चेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है। तो मुझे सी और ई का पेयर समझ में आ रहा है। अभी मैं इसके साथ कोच हूँ और ये है क्या, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ पे काम करती है। तो सी और ई का पेयर समझ में आ रहा है। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इस वाले को चेक कर लेते हैं, CEBDA। तो मेरा नाम केतन तांबे है और मैं एक टीचर हूँ। चेक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ पे काम करती है। मैं इसमें बड़ा हुआ था जो कि एक विलेज है। अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को 2020 में चूज किया था, लेकिन मैं एजुकेशन सेक्टर में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। आंसर इज व्हाट? आंसर इज बी। कोई परेशानी? तो एक पेयर इसमें यही था, C एंड B। चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट। एक बार दोबारा समझाओगे? क्लियर है? मैं एक टीचर कोच हूँ। इसमें एक देखो C और B का पेयर था, एक पेयर ना B और D का भी था। मैं इसमें बड़ा हुआ लेकिन अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो आई वॉज बॉर्न इन रेज इन कशेली, प्रेजेंटली आई लिव इन विरार। तो एक पेयर B और D का भी था। ये दोनों पेयर्स थे, C और E एंड B एंड D। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम D को चेक कर लो। चलो कर लेते हैं। C एंड B का पेयर, अच्छा इसमें भी तो है C और E का पेयर है ना, C और B का पेयर का है। My name is Ketan Tambe. I'm a teacher coach in Czech. I was born and raised in Kasheli, a village in Maharashtra, Ratnagiri district. E. Czech is an organization जो कि वर्क करती है अपस्किल करने में, ब्रिज द गैप। ठीक है। E. I joined the organization in 2020. लेकिन मैं एजुकेशन सेक्टर को पिछले 10 साल से उसमें काम कर रहा हूँ। D. प्रेजेंटली आई लिव इन विरार। A और D का कोई पेयर ही नहीं है। A और D में गड़बड़ है, इसलिए D नहीं हुआ। जिन लोगों ने D आंसर मार्क किया। क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलिए, हाँ पहले एक चीज की बात करेंगे तो चेक के बारे में बताएंगे। जिस बच्चे ने ए को बीच में लगा दिया, ये चेक की बात नहीं हो रही, आई की बात हो रही है। मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया 2020 में, लेकिन मैं एजुकेशन सेक्टर में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो इसमें आई की बात हो रही है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट आई, नॉट ऑर्गेनाइजेशन। तो आई की बात किस किस में हो रही थी? बी में हो रही थी, ए में हो रही थी, डी में हो रही थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ लिखा है तो पहले बताना पड़ेगा ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। पहले उस बात को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आगे की बात पे आएंगे। चलो अब हम क्विज फॉर्मेट में करेंगे क्वेश्चंस। क्विज फॉर्मेट का मतलब क्या है? 5-5 क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। तैयार सभी लोग? तो नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस इन क्विज फॉर्मेट, 5 क्वेश्चंस एट वन टाइम। तैयार है? चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। चैट ऑफ रहेगी जिससे कि कोई किसी की हेल्प ना कर सके।
ओके, डन एवरीवन। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। सभी लोग मुझे अपने मार्क्स बताते हुए चलेंगे, है ना, हर क्वेश्चन के साथ। आई वॉन्ट टू नो योर मार्क्स विद एवरी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑल्दो वेल इंटेंशन मतलब मकसद अच्छा था, दिस व्यू, कौन सा व्यू, मतलब ए से तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती। रिस्क है इसमें कि ये इंडिपेंडेंस को कमजोर बना देगा और जो लोग हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटीज है उनके हकों को भी कमजोर बना देगा। ठीक है। इट कैन रिजल्ट, इट आगे इससे भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। इसमें से जो नाम दिया हुआ है वो मैच नहीं करेगा और जो लोगों के अंदर डिसेबिलिटीज है उनको भी गलत तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है। इश्यूज जो है डिसेबिलिटी से जो रिलेटेड हैं वो मेनली अंडर रिपोर्टेड है इंडियन मीडिया में, हो सकता है ऐसे स्टार्टिंग। ज्यादातर जो न्यूज रूम्स हैं उनके पास गाइडलाइंस नहीं है कि कैसे उनको रिपोर्ट करना है डिसेबिलिटी पे। ठीक है। अच्छा, सी में जो बात लिखी हुई है उसका एक्सप्लेनेशन डी में है कि इंडियन मीडिया में रिपोर्टेड नहीं है, ज्यादातर न्यूज रूम्स के पास पता ही नहीं है कि कैसे रिपोर्ट करना है। तो एक तुमको ये समझ में आ रहा है सी और डी का पेयर है, तो डी पहले नहीं आ सकता सी से, ये भी एलिमिनेट हो गया। डिसेबिलिटी एडवोकेसी रिसोर्स यूनिट के हिसाब से डिसेबिलिटी को क्या माना जाता है, एक चैरिटी मॉडल माना जाता है जहां पे लोगों को क्या माना जाता है कि उनको जरूरत की जरूरत है और वो अपनी केयर नहीं कर सकते। अच्छा, इनको ऐसा व्यू किया जाता है, ये जो व्यू है ऐसा व्यू किया जाता है, ये जो व्यू है, तो एक हमें ई और ए का पेयर समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी सी और डी का था, सी और डी था, ई और ए था, ई और ए था। अब बी को देखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, टर्मिनोलॉजी गलत हो जाती है। और किसकी वजह से टर्मिनोलॉजी गलत होती है, जब उनके पास गाइडलाइंस नहीं होते हैं। डी और बी का भी पेयर है, उनके पास गाइडलाइंस नहीं होते हैं, इसकी वजह से वो गलत शब्दों का यूज कर लेते हैं, वो अच्छे से दिखा नहीं पाते जिन लोगों के अंदर डिसेबिलिटीज है। तो क्योंकि कोई गाइडलाइंस नहीं है इसकी वजह से नाम वो गलत ले लेते हैं ना, गलत चीजों को बोल देते हैं। तो डी और बी का भी पेयर है, तो ये एलिमिनेट हो गया। आंसर इज डी, सी डी बी ई एंड ए। कितने लोगों का सही निकला, जिन लोगों का सही निकला वो +1 कर लेंगे। एक बार दोबारा समझा देती हूँ कैसे किया हमने। सबसे पहली चीज तो इंडियन मीडिया में अच्छे से रिपोर्ट नहीं होते हैं ज्यादा, ये जनरल स्टेटमेंट था, सबकी बात हो रही थी, और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट था कि ज्यादातर के पास तो गाइडलाइंस ही नहीं होते हैं, तो सी और डी का पेयर था। अगला, इनके पास गाइडलाइंस नहीं होते हैं, इसकी वजह से ये सही नाम नहीं यूज कर पाते, सही वर्ड्स यूज नहीं कर पाते, क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं है तो सही वर्ड्स यूज नहीं कर पाते, और इसकी वजह से जिन लोगों के अंदर डिसेबिलिटीज होती है उनको गलत पोर्ट्रे किया जाता है। तो डी और बी का भी पेयर था, सी और डी का पेयर था, डी और बी का था, मतलब सी डी भी था। ये सारे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। अगला ई और ए का भी पेयर था, इसको ऐसे देखा जाता है, हालांकि मकसद अच्छा है लेकिन इसमें क्या होता है उनके राइट्स उनसे छिन जाते हैं। ई और ए का पेयर था। फ्लोचार्ट अगर हम बनाएंगे तो सी डी बी ई एंड ए, सी और डी जनरल स्टेटमेंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, डी और बी का पेयर इट से बना, ई और ए का पेयर दिस व्यू से बना। आगे बढ़ी, कोई दिक्कत? चलो अगला ट्राई करते हैं। राज्यसभा के सारे मेंबर्स जो हैं अपना कंप्लीट नहीं करते टर्म एट द सेम टाइम। 10 लिखा हुआ है, 10 मीन्स अथा 10 कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं बना सकता, तो ये एलिमिनेट हो गया। राज्यसभा कभी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। ए और बी का पेयर समझ में आ रहा है ना वैसे अभी, कि क्योंकि उनका काम कंप्लीट नहीं होता इसलिए वो कभी फुली, मतलब ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, इतना समझ में आ रहा है। ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, ये रीजन लग रहा है जिसका रिजल्ट ये है। तो इसका मतलब क्या है, बी पहले नहीं आ सकता ए से, बी पहले नहीं आ सकता ए से, बी पहले नहीं आ सकता ए से। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ई ए सी बी डी को। तो जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है 6 साल के टर्म्स के लिए, वो री इलेक्ट हो सकते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो अपना टर्म सेम टाइम पे कंप्लीट नहीं करते। हर 2 साल में जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो अपना टर्म कंप्लीट करते हैं, और इलेक्शंस 1/3 सीट्स के लिए होते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है
और इलेक्शंस होने वाले होते हैं, राज्यसभा की मीटिंग हो सकती है उस समय और अर्जेंट बिजनेस कंडक्ट हो सकता है। बिल्कुल मैच कर गया। अच्छा, एक पेयर और था, अगर आपने इसमें देखा होगा तो ए के तो बाद भी आएगा, बट ए की फर्दर इंफॉर्मेशन सी में दे रखी थी कि ये सारे अपना टर्म सेम टाइम पे कंप्लीट नहीं करते, 1/3 ही होते हैं जो कंप्लीट करते हैं, सारे के सारे एक साथ नहीं करते, 1/3 ही करते हैं। तो ए रीजन था, बी रिजल्ट था, और ए की एडिशनल इंफॉर्मेशन सी में दे रखी थी। तो ए सी बी का पूरा सीक्वेंस था, जो कि हमें किस में दे रखा था, ई में दे रखा था। एक बार फ्लोचार्ट बना ले, ई ए सी बी एंड डी। ए रीजन था, सी उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, और बी रिजल्ट था। तो ए सी बी का सीक्वेंस हमारा बना था। चलो अगला। कितने बच्चों को अभी बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं? अभी ये डिफिकल्ट लग रहे हैं बेटा, लगेंगे, क्योंकि अभी हमने जो स्टार्ट किया है इस तरह का पैटर्न, अभी हम ये वाला पैटर्न बहुत सारा करेंगे ना, तो ये इजी लगना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत इजी होते हैं, मतलब इसमें ना सिर्फ एक पेयर को या एक हिंट ढूंढ के निकालनी होती है, उसके बेसिस पे एलिमिनेशन करना होता है, और लास्ट में जो ऑप्शन बच जाए उसको चेक कर लो। चलो, दिस इज वाई लिखो, इसमें सब में ई ही दे रखा है, तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो ई ही होगा। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, तो वो दुनिया में अलग अलग कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना दीज स्किल्स लिखा हुआ है ना, तो पहले तो बी का पेयर बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है बी में? दीज स्किल्स लिखा हुआ है। तो कौन सी स्किल्स? स्किल्स की बात कहाँ हो रही है? इसमें नहीं हो रही, हाँ इसमें हो रही है। तो एक मुझे सी और बी का पेयर समझ में आ रहा था कि सी पहले आएगा, बी बाद में आएगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। चलो अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, कोई एक तो आंसर होगा। ई डी सी बी ए को चेक किया, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो दुनिया में अलग अलग तरीके का कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर भी हम जो है हर किसी को सेम मैनर से ही इवेलुएट करते हैं। ज़रूरी है कि हम ऑब्जर्व करें, इवेलुएट करें हर बच्चे को कि वो ये सब कर रहा है नहीं कर रहा। ये स्किल्स जो है इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, इसीलिए हमें एक्नॉलेज करना होता है मल्टीपल फेसेस ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग एरियाज डेवलपमेंट का बच्चों को इनकरेज करना होता है कि वो उनमें करें। ठीक लग रहा है अभी तो? ई वाले को चेक करते हैं, चलो एक बार। अलग अलग बच्चे अलग अलग वेज में लर्न करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। ई और डी का पेयर था बेसिकली, हर कोई अलग है, फिर भी हम हर किसी को सेम में करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट और सेम दो ऑपोजिट टोन्स है, और हमने एंड तो चलो इन्फॉर्मेशन दी है, बट येट से कनेक्ट किया है। एंड येट पूरा का पूरा मिला के कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है। तो जो पेयर था वो किसका था? ई और डी का था। सब बच्चा अलग है, फिर भी हम हर किसी को सेम मैनर में इवेलुएट करते हैं। असेस का मीनिंग क्या होता है? इवेलुएट करना। तो ई और डी का पेयर था, जो कि इसमें नहीं था। बी और डी का तो कोई पेयर ही नहीं है। ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और फिर भी हम हर किसी को सेम मैनर में असेस करते हैं। बी और डी का कोई पेयर ही नहीं है। येट एंड येट लिखा हुआ, मतलब इससे जस्ट ऑपोजिट बात होनी चाहिए इससे पहले, और इसकी ऑपोजिट बात ई में दे रखी थी, ना कि बी में। तो आंसर इज व्हाट? डी। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। एक हिंट हमें क्या मिली? स्किल्स और दीज स्किल्स। सी और बी का पेयर समझ में आया। एक पेयर हमको क्या समझ में आया? अलग अलग तरीके से सीखते हैं बच्चे, फिर भी हम हर किसी को सेम मैनर में ट्रीट करते हैं। दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स एंड येट से कनेक्ट हो रखे थे, ई और डी। ई और डी का पेयर था, सी और बी का था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, और ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर सिर्फ डी बचा। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। जो लास्ट इरप्शन है माउंट स्पर का, तो जो माउंट स्पर फटा था वो 1992 में हुआ था, ठीक है। और रिसेंट बहुत सारे स्वामीज एक साथ इकट्ठे, झुंड, मतलब बहुत सारे अर्थक्वेक्स जो चिन देयर हैज, वहां पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए हैं। देयर लिखा हुआ है ना, कहाँ? तो ये तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता है ना, तो बी सी लिखा ही हुआ है, स्टार्टिंग है, कोई चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। माउंट स्पर जो कि यहाँ पे है, अभी उस पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि उसमें बहुत वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है सजेस्ट कर रही है कि इरप्शन हो सकता है, एक्टिविटी हो रही है। ये जो एक्टिविटी सजेस्ट कर रही है, सी और डी का पेयर समझ में आ रहा था, है ना। सी और डी का पेयर समझ में आ रहा था, तो ये सारे ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए।
एक बार, एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं सी और डी के बीच में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ गई हो? अभी देखते हैं आगे, अभी आगे का पढ़ेंगे तब। ये जो एक्टिविटी है कह रही है कि इरप्शन हो सकता है। अलास्को वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी ने रिपोर्ट किया है कि 50 सीस्मिक इवेंट्स जो है एक ही हफ्ते में हुए हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है वॉल्केनो के नीचे। ओके, सी और डी के बीच में एक ई भी आएगा। ऊपर से यहाँ पे भी देयर लिखा हुआ था। एक बार इसको चेक करते हैं सही है या गलत है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे। सी, बस को दोबारा करते हैं, कुछ तो गड़बड़ करी है हमने। सी हमको स्टार्टिंग स्टेटमेंट पता है कि इसमें इंक्रीज वोल्केनिक एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी, इसका मतलब सी के बाद डी आएगा। चलो अब आगे देखते हैं। अलास्का वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी ने ऑब्जर्व किया है कि 50 सीस्मिक इवेंट्स हुए हैं। सीस्मिक मींस अर्थक्वेक इवेंट्स हुए हैं एक हफ्ते के अंदर। अच्छा, अर्थक्वेक्स और उसकी इंफॉर्मेशन कितना 50। एक मुझे बी और ई का पेयर भी समझ में आ रहा था कि बहुत सारे अर्थक्वेक्स हुए हैं वहां पे, जिसकी वजह से अलार्म हो गया है साइंटिस्ट और रेसिडेंट्स के बीच में। कितने इवेंट्स हुए हैं? 50 सीस्मिक इवेंट्स हुए। देख, मुझे बी और ई का पेयर भी समझ में आ रहा था, तो बी और ई इसमें भी नहीं है, बी और ई इसमें भी नहीं है, बी और ई इसमें भी नहीं है, बी और ई इसमें भी नहीं है। अब एक बार इस पूरे को चेक कर लेते हैं। तो माउंट स्पर जो कि यहाँ पे वो स्क्रूटनी के अंदर है क्योंकि बहुत वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, एक चीज और, एक हमें सी और बी का पेयर भी समझ में आ रहा था। कैसे? इसके ऊपर नजर रखी जा रही है कि इसके द्वारा साइंटिस्ट और रेसिडेंट सब चिंतित हो रहे हैं, तो ये स्क्रूटनी के अंदर है। क्यों स्क्रूटनी के अंदर है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स हो रहे हैं। तो एक पेयर सी और बी का भी था, तो सी और बी का पेयर था, बी और ई का पेयर था, और फिर डी आया, और लास्ट में क्या आया? ए आया। फाइनल आंसर इज सी। सी फाइनल आंसर। एक बार दोबारा समझ लेते हैं जिन बच्चों को डाउट हो रहा है। काफी सारे पेयर्स थे बेसिकली इसमें। पहला ये तो हमें क्लियर था कि सी स्टार्टिंग स्टेटमेंट है कि ये स्क्रूटनी पे है। स्क्रूटनी पे क्यों है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। अर्थक्वेक्स आ रहे हैं तो अर्थक्वेक कितने आए हैं? 50 अर्थक्वेक्स आए हैं। देख रहे हो, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बी में, इसकी ई में। अच्छा, अब ये जो एक्टिविटी हो रही है, मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है, ये बताता है कि इरप्शन होने वाला है। ये एक्टिविटी कौन सा है? जो मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है, इरप्शन होने वाला है। अब इरप्शन होने वाला है तो इरप्शन की ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि लास्ट इरप्शन 1992 में हुआ था। तो अगर आप देखोगे तो डी और ए का पेयर था, इरप्शन होने वाला है, पिछला इरप्शन इसमें हुआ था। ई और डी का पेयर था, मैग्मा का जो मूवमेंट हो रहा है वो बता रहा है कि इरप्शन होने वाला है, मैग्मा का जो मूवमेंट हो रहा है। बी और ई का पेयर था, अर्थक्वेक आए तो कितने अर्थक्वेक आए। सीस्मिक एक्टिविटी का मतलब होता है अर्थक्वेक से रिलेटेड एक्टिविटी, कितने अर्थक्वेक आए। सी और बी का पेयर था, स्क्रूटनी में है तो क्यों स्क्रूटनी में है। तो ये सारे के सारे पेयर्स थे, तो आंसर वो सी, बी, ई, डी एंड ए, दैट इज सी। एक बच्चे का डाउट है मैम ई वाला चेक कर लो, चलो ई वाला चेक कर लेते हैं। इसके बाद ई कि 50 सीस्मिक इवेंट्स आए, फिर ए लास्ट इरप्शन 1992 में हुआ था, फिर बी अर्थ, पहले बी और ई का पेयर था बेटा, अर्थक्वेक आए और कितने अर्थक्वेक आए? बी और ई का पेयर था, दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट पेयर। ये सारे एलिमिनेट हो गए डी और ई के पेयर से। चलो अगला क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेयर्ड पॉलिटिकल विजन जो है स्टेट को लेके, सोसाइटी को लेके जो हम बनाना चाहते हैं वो इनफ नहीं है सब लोगों को साथ में लाने के लिए एक नेशन की तरह। कोई डाउट नहीं है कि अगर हम सेम लैंग्वेज बोलते हैं तो ईजी हो जाता है कम्युनिकेट करना, और सेम रिलीजन होता है तो हम सबकी प्रैक्टिसेस और बिलीफ सेम हो जाते हैं। अगर हम डिफरेंसेस को इग्नोर कर दें और एक ऐसी आइडेंटिटी बनाएं जो कि कॉमन रिलीजन पे हो, तो हमारी एक सोसाइटी बहुत ऑप्रेसिव हो जाएगी। सेम फेस्टिवल्स करेंगे, सेम हॉलीडेज चाहेंगे, सेम सिंबल्स होंगे, इससे लोग साथ में तो आएंगे, लेकिन एक खतरा भी है। वो एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी चाहते हैं, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज और कॉमन डिसेंट। ठीक है, पहले तो इस दे का ही पेयर देख लेते हैं। ये दे किसके लिए है? यहाँ पे तो लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भी दे नहीं, ये दे है लोगों के लिए। तो एक शेयर्ड पॉलिटिकल विजन इनफ नहीं है, उनको एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी चाहिए। तो ए और ई का पेयर है। कैसे पता चला ए और ई का पेयर है? ये रहा नाउन और ये रहा उसका प्रोनाउन।
तो ए और ई का पेयर है तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब ये दो ऑप्शंस बचे हैं, इसको चेक कर लेते हैं। पहले इसको चेक करते हैं, बी सी ए ई डी ओ। कोई डाउट नहीं है कि सेम लैंग्वेज को बोलना, बी से तो स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन लैंग्वेज बोलो, कॉमन लैंग्वेज बोलो, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि कॉमन लैंग्वेज बोलने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये इम्पैक्ट है, किस चीज का इम्पैक्ट है? कॉमन लैंग्वेज बोलने का, मतलब ई और बी का भी पेयर है कि कॉमन लैंग्वेज बोलो, कॉमन लैंग्वेज बोलोगे तो आसान हो जाएगा। तो ई और बी का भी पेयर है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर इज व्हाट? ए ई बी डी एंड सी। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैनी पीपल और दे, ए और ई का पेयर था, ए और ई का पेयर था, तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगली बात, कॉमन लैंग्वेज बोलो, कॉमन लैंग्वेज से फायदा तो होगा, ई और बी का भी पेयर था, ई और बी का पेयर था तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या बचा? सिर्फ ये बी सी ए ई एंड डी। कोई प्रॉब्लम? सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। आंसर क्या बचा? ए ई बी डी एंड। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। बहुत से लोगों को लगता है कि शेयर्ड विजन सफिशिएंट नहीं है, एक कल्चरल शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। कॉमन लैंग्वेज बोलने से थोड़ा बहुत फायदा तो होगा, सेम फेस्टिवल्स ऑब्जर्व करने से फायदा तो होगा, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है, डी और सी का भी पेयर था, थ्रेट है और थ्रेट। और थ्रेट क्या है? कि ऑपरेसिव सोसाइटी बन जाएगी। मजा आया? 5 क्वेश्चंस और कर ले। शैल वी डू 5 मोर क्वेश्चंस? तैयार? चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
डन एवरीवन? चलिए देखते हैं इन 5 क्वेश्चंस में आप सभी का क्या क्या स्कोर रहा। कम से कम 3 मार्क्स तो आने चाहिए सबके। हाँ, चलो देखते हैं। ये जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स है, ये जो बढ़ता हुआ दिस लिखा हुआ है, ए से स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती। इसको हम एक प्रोट्रूडिंग पार्ट बोल सकते हैं। प्रोट्रूडिंग मीन्स बाहर निकलने वाला पार्ट छोड़कर इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। जनरली गर्ल्स की बहुत तेज पिच वाली आवाज होती है, जबकि बॉयज की बहुत गहरी आवाज होती है। एट प्यूबर्टी जो वॉइस बॉक्स है, जो लार्निक्स जिसको बोलते हैं, वो बढ़ना शुरू होता है। बॉयज के बड़े वॉइस बॉक्सेस होते हैं। अच्छा, ग्रो कर रहा है ये जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स है। मुझे ना सी के बाद समझ में आ रहा है ए आएगा, सी के बाद ए आएगा, सी से पहले ए नहीं आएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। सी के बाद, ठीक है। गर्ल्स में क्या होता है, जो लार्निक्स होता है वो विजिबल नहीं होता आउटसाइड से, क्योंकि उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। एडोलेसेंट बॉयज में तो समटाइम्स कभी कभी जो मसल्स होती है ग्रोइंग वॉइस बॉक्स की, वो कंट्रोल के बाहर चली जाती है, और जो वॉइस होती है वो बहुत ही खराब हो जाती है, ठीक है। ओके, मतलब नाउ एम आई ऑडिबल? अभी ऑडिबल है सभी को? ओके, हाँ जी। कहाँ से आवाज नहीं आई, एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको। देखो, दिस ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस, ये जो बढ़ता हुआ वॉइस बॉक्स है, तो कहाँ लिखा हुआ है वॉइस बॉक्स बड़ा होता है, यहाँ पे ग्रो। तो हमें समझ में आया कि सी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगला, जनरली गर्ल्स की हाई पिच्ड वॉइस होती है, बॉयज का की डीप वॉइस होती है। बी जो है और भी पहले आएगा, कि जनरली गर्ल्स की ऐसी वॉइस होती है, बॉयज की ऐसी वॉइस होती है, ठीक है। अच्छा, एडोलेसेंट में जो समटाइम्स जो मसल्स होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं, और जो वॉइस है वो होर्स हो जाती है। मतलब ये ग्रो कर रहा है और कभी कभी तो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ए के बाद ई आएगा। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, एक बार एक बार दोबारा ट्राई करते हैं इसको। ये भी बॉयज के बारे में बात हो रही है, ये भी बॉयज के बारे में बात हो रही है, और ये भी। तो ए सी और जो ई है वो लिंक्ड है। किसी में भी ए सी और ई लिंक्ड भी नहीं आ रहे। आई थिंक ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम, अपने हिसाब से अरेंज करते हैं फिर आंसर निकालते हैं। ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम है, एक बार अपने हिसाब से अरेंज करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो जनरल स्टेटमेंट है, दोनों की बात हो रही है, तो गर्ल्स की हाई पिच्ड वॉइस होती है, बॉयज की डीप वॉइस होती है, तो हमारे हिसाब से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी बी से, ठीक है। अब पहले गर्ल्स का बताते हैं और फिर बॉयज का बताएंगे। तो गर्ल्स में लार्नेक्स, नहीं लार्नेक्स, ये डी पहले नहीं आ सकता, क्योंकि वॉइस बॉक्स और द लार्नेक्स, लार्नेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है सी में, इसका मतलब सी पहले आएगा। तो जो प्यूबर्टी में क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, जो लार्निक्स होता है, वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। बॉयज का लार्ज वॉइस बॉक्स होता है, ये जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होता है बॉयज में,
इसको हम एक प्रोट्रूडिंग पार्ट की तरह देखते हैं, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। फिर एडोलेसेंट में क्या होता है, जब ग्रो तो कर ही रहा होता है, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और बहुत खराब हो जाती है वॉइस। और फिर अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जो लार्निक्स होता है वो विजिबल नहीं होता बाहर से, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। तो सही सीक्वेंस ये है, BCAEND। हाँ, दिस इज द राइट सीक्वेंस, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर इज नन। एक बार ये भी देख लें कि सारे ऑप्शंस गलत क्यों हैं, इससे हमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना। EBDAC गलत क्यों है? अडोलेसेंट में जो मसल्स होती है वॉइस बॉक्स की, वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और वॉइस, अच्छा यहाँ बॉयज की बात करी, फिर गर्ल्स की बात करी, फिर गर्ल्स की बात करी और फिर बॉयज की बात कर दी। तो यहाँ पे बॉयज की बात, पहले बॉयज की बात करी तो पहले बॉयज की बात कंप्लीट कर लो, फिर गर्ल्स की बात पे आना। तो ये गलत हो गया। ये गलत क्यों है? प्यूबर्टी पे जो वॉइस बॉक्स है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, वॉइस का बड़ा वॉइस बॉक्स होता है। ये जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होता है इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। गर्ल्स में जो लार्निक्स होता है वो विजिबल नहीं होता है। अच्छा, बीच में फिर से गर्ल्स की बात कर दी, पहले बॉयज की बात करी, फिर बीच में गर्ल्स की बात करी, फिर बॉयज की बात करी, तो ये भी गलत हो गया। अगला, मतलब बेसिकली बात क्या थी, अगर आप बॉयज की बात करो तो पहले सारी बॉयज की बात कर लो। तो सी में, ई में और ए में, तो ये CEA जो है साथ में आने चाहिए थे। CEA हो सकता था, CAE हो सकता था, बट ये साथ में आने चाहिए थे। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं इसमें CE और ए साथ में है, बीच में कहीं ना कहीं BD है बीच में, तो मतलब ये सारे के सारे गलत हैं। ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग। क्लियर मैम? आप भी तो फर्स्ट में और लास्ट में नहीं, बेटा फर्स्ट में तो सबकी बात कर रही हूँ। फर्स्ट एक जनरल स्टेटमेंट है, गर्ल्स की भी बॉयज की भी, सबकी बात हो रही है। तो पहले हमने एक जनरल स्टेटमेंट दिया, फिर उसका एक एक करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। पहले मैंने पूरे इंडिया की बात करी, इंडिया में मान लो मैंने उत्तराखंड और यूपी की बात करी, फिर यूपी की बात करी और फिर उत्तराखंड, मतलब पहले मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया दोनों के बारे में, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। ये सीक्वेंस फॉलो किया है हमने। एक बार फ्लोचार्ट बना लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा सभी को। तो पहले हमने एक जनरल स्टेटमेंट दिया, जनरल स्टेटमेंट हमेशा पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पहले आता है, तो हमने पहले जनरल स्टेटमेंट दिया, फिर हमने पर्टिकुलर स्टेटमेंट में स्टार्ट करा, वॉइस से स्टार्ट किया कि लार्जर वॉइस बॉक्स होता है, लार्ज और ग्रोइंग, सी और ए का पेयर बना, दिस की हेल्प से बढ़ता हुआ, बढ़ रहा है तो हुआ क्या, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। तो ए और ई का कैसे बना कि आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, तो आवाज बहुत खराब हो गई, और लास्ट में फिर हमने गर्ल्स की बात कर दी। मैम सी चेक करो, सी चेक कर लो, सी में क्या गड़बड़ है। तो प्यूबर्टी में जो वॉइस बॉक्स है, जो लार्निक्स है, वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, बॉयज का लार्जर वॉइस बॉक्स होता है। जनरली गर्ल्स की हाई पिच्ड वॉइस होती है, बॉयज की डीप। सी और बी का ही पेयर नहीं है, सी और बी का ही पेयर नहीं है। बॉयज की डीप वॉइस होती है, फिर डी आ गया, फिर गर्ल्स की बात आ गई अचानक से, गर्ल्स में विजिबल ही नहीं होता है, फिर ई आ गया, फिर मस, किसी का कोई आपस में कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, कैसे किया सी। आगे बढ़े, चल नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव बीन लिविंग देयर अलोन फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन रिमेंबर। और उन्होंने प्रूव किया है कि वो उसे वैसे ही रखना चाहते हैं। दे किसका है भाई, ए से तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, ये विश्वास करना इम्पॉसिबल है कि एक आइलैंड है जो आज तक टच नहीं हुआ है सिविलाइजेशन से। हो सकता है, उनको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए मॉडर्न वर्ल्ड का, फिर से दे लिखा हुआ है। इंडियन ओशन में जो सेंटिलीज लोग हैं वो एक छोटे से आइलैंड पे रहे हैं जो कि 60,000 साल पुराना है। जो लोग हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के, उन्होंने ज्यादातर लोगों को अटैक किया है जो उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हमको समझ में आ रहा है कि बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। एक आइलैंड है, फिर उस आइलैंड, वो आइलैंड कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, मतलब स्टार्टिंग डी से नहीं हो सकती, स्टार्टिंग बी से होगी। तो ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। आगे बढ़ते हैं। एक आइलैंड है, वो आइलैंड कहाँ पर है, वो आइलैंड इंडियन ओशियन में है, सेंटिलीज लोग यहाँ रहते हैं। तो हमें बी और डी का पेयर समझ में आ रहा था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, BDACE। तो इंडियन ओशियन में सेंटिलीज लोग हैं जो कि एक छोटे से आइलैंड पे रह रहे हैं। ए, वो वहां अकेले रह रहे हैं। देयर, देयर कहाँ पे, इंडियन ओशियन में जो छोटा सा आइलैंड है। डी और ए का भी पेयर है।
और उन्होंने प्रूव किया कि वो वैसा ही रखना चाहते हैं। फिर सी, वो चाहते ही नहीं किसी और का इंटरफेरेंस, कैसे, उन्होंने वो अटैक कर देते हैं। सी और ई का भी पेयर था, बिल्कुल सही है, आंसर इज ए। एक बार दोबारा समझ लेते हैं जिन बच्चों को डाउट है। कुछ कुछ पेयर्स थे। ये इम्पॉसिबल है विश्वास करना कि एक ऐसा आइलैंड है। वो आइलैंड कहाँ पर है? इंडियन ओशन में है। बी और डी का पेयर था। वहां पे लोग अकेले रह रहे हैं। डी और ए का पेयर था। वो चाहते ही नहीं है कोई और आए, इसलिए अटैक कर देते हैं। सी और ई का पेयर था। सारे के सारे पेयर्स थे। सीक्वेंस वाज बी डी ए सी एंड। फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। सी और ई, ई में लिखा हुआ है, ई जो है सी का एक्सप्लेनेशन है। डी और ए का पेयर बना देयर की हेल्प से। बी और डी का पेयर बना कि आइलैंड है और वो आइलैंड कहाँ पर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम सी ऑप्शन चेक कर लो, चलो कर लो। एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, वहां पे लोग छोटे से आइलैंड पे रह रहे हैं। डी और ई का पेयर ही नहीं है। वो रह रहे हैं और वो कब से रह रहे हैं। डी और ए का पेयर है। इसने गड़बड़ कर दी, डी और ई ने। क्लियर? जिस बच्चे को डाउट था आगे बढ़े। चलो, नहीं डी से स्टार्ट नहीं हो सकता। जिन बच्चों ने डी और ए यहाँ से स्टार्ट किया, बी से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि एक ऐसा आइलैंड है जो कि अनटच्ड है। वो आइलैंड कहाँ पर है? वो आइलैंड यहाँ पर। तो डी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बी की। एक ऐसा इंसान है जिससे मैं कल मिला हूं, उस इंसान का नाम ढोलू है। तो पहले बोलोगे कि कैसा इंसान है, पहले उसको इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसकी डिटेल्स दोगे। तो डिटेल्स वाला स्टेटमेंट हमेशा इंट्रोडक्शन के बाद आता है। इसका मतलब बी पहले आएगा, डी बाद में आएगा। क्लियर? तो डी पहले नहीं आ सकता, तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो। चलो आगे। उनकी जो लाइट है हमारी आंखों पर पड़ती है, इस तरीके से हम उनको देखते हैं। देयर लाइट, किसकी लाइट भी? अच्छा, डी दे भी रखा है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। जो ऑब्जेक्ट्स चमकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट में, उनको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो अपनी लाइट देते हैं, जैसे कि सन, फायर, फ्लेम ऑफ अ कैंडल। हर चीज आप देखते हो वो क्यों दिखती है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। मून फॉर एग्जाम्पल, सन से लाइट उसको मिलती है और उसको रिफ्लेक्ट करता है, इस तरीके से हम मून को देखते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हर चीज को आप देखते हो, क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट पे, उनको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट देते हैं, तो जो अपनी लाइट देते हैं उन्हीं की लाइट होगी। तो एक कॉम्बिनेशन तुमको सी और ए का समझ में आ रहा है? कितने लोगों को सी और ए का कॉम्बिनेशन क्लियर है? वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट देते हैं, फिर उनकी लाइट क्या होती है? हमारी आंखों पे गिरती है। देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आईज। तो एक कॉम्बिनेशन तो सी और ए का समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। एक कॉम्बिनेशन हमको समझ में आ रहा है इसका। हर चीज आप देखते हो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से है। मून फॉर एग्जांपल, मून को लाइट मिलती है सन से और रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें मून को देखते हैं। एक कॉम्बिनेशन हमको डी और ई का समझ में आ रहा है, तो इसमें डी और ई नहीं है, तो आंसर इज डी, ई, बी, सी एंड ए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हर चीज आप देखते हो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से होती है। मून को लाइट मिलती है सन से और ऐसे हम मून को देखते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जो दूसरों की लाइट में चमकते हैं उनको हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो अपनी लाइट देते हैं, फिर उनकी लाइट हमारी आंखों पर गिरती है और इस तरीके से हम उनको देखते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट देते हैं उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। बताओ, ए और ई का पेयर बना लिया, महापापी अवार्ड। जिन बच्चों ने ए और ई का पेयर बनाया है उनको महापापी अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे लिख रहा है विच एमिट देयर ओन लाइट। क्या मून अपनी खुद की लाइट एमिट करता है? क्लियरली लिखा हुआ है मून को सन की लाइट मिलती है, मून अपनी लाइट एमिट नहीं करता, तो मून इसका एग्जाम्पल नहीं है। मून इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए। चलो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे दो तरह के ऑब्जेक्ट्स की बात हुई है। एक ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट देते हैं और एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे की लाइट में चमकते हैं। तो मून क्या है? मून दूसरे की लाइट में चमकता है। तो ये बात लिखी हुई है यहाँ पे कि मून रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से चमकता है। तो ई जो है डी का एग्जाम्पल है।
दूसरी बात, देयर लाइट, किन की लाइट, जिन ऑब्जेक्ट्स में लाइट है उन्हीं की तो लाइट होगी, तो जिन ऑब्जेक्ट्स में लाइट है, जिनके पास खुद की लाइट है, तो इनके पास खुद की लाइट है, तो देयर लाइट ये इनके लिए है, मतलब सी और ए का पेयर है। तो डी और ई का पेयर है, सी और ए का पेयर है। बी और ई का पेयर बना दिया, फिर से वही गड़बड़ कर दी बी और ई के पेयर में। वो ऑब्जेक्ट्स जो दूसरे की लाइट में चमकते हैं उनको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अच्छा चलो, अच्छा एक और चीज, एक इसको चलो दूसरी तरीके से और करते हैं, बच्चे का डाउट है, बहुत वैलिड डाउट है, उसको हैंडल करते हैं। पहले मुझे बताओ, ये सभी को क्लियर था कि वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट देते हैं उनकी लाइट हमारी आंखों में पड़ती है। सी और ए का पेयर सभी को क्लियर था। अभी इस मून वाला पेयर को चलो मान लो नहीं क्लियर हो रहा, क्योंकि इसमें 2-3 ऑप्शंस लग रहे हैं। सी और ए तो क्लियर था, सी और ए क्लियर था, तो ये ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए, समझो। चलो, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम बी और ई का पेयर बनाया, कि जो शाइन करते हैं दूसरों की लाइट में उनको एलिमिनेट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। चलो, बी और ई का पेयर हो सकता था, और दूसरा दूसरों की लाइट में चमकते, यहाँ पे भी लिखा होता है डी और ई का पेयर हो सकता था। अब बी और ई तो इन दोनों में से किसी में है ही नहीं, इसमें तो ना ही बी और ई है और ना ही डी और ई है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, तब भी यही बचा। तो समझ में आया जिन बच्चों ने बी और ई का पेयर बनाया उन्होंने क्या गड़बड़ करी। अगर आपने बी और ई का पेयर बनाया है तो आपका सी और ए का पेयर बनेगा ही नहीं, कहीं पे भी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें बी और ई और सी और ए एक साथ हो, वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सी और ए का पेयर बिल्कुल क्लियर था, देयर, जैसे दिस दैट दीज दोज देयर मिले, सबसे पहले इसका पेयर बना लो, तो वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट देते हैं उन्हीं की लाइट होगी, तो सी और ए का पेयर तो बिल्कुल क्लियर था, ये पेयर तो बनाना ही बनाना है हर हालत में, इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्लियर सभी को, कैसे किया। मैम सी क्यों नहीं, बेटा सी को चेक करो ना, अपने आप समझ में आएगा सी क्यों नहीं, पढ़ो इसको, सी को। इसमें मून किसका एग्जाम्पल दे रखा है, ए का, इसमें मून ए का एग्जाम्पल है, क्या मून अपनी लाइट देता है क्या, ए और ई गड़बड़ है। ई का पेयर या तो बी के साथ हो सकता है या डी के साथ हो सकता है, बस, क्योंकि ये दूसरों की लाइट में चमकने की बात सिर्फ बी और डी में हो रही है, तो ए और ई का पेयर तो कभी हो ही नहीं सकता। मून अपनी लाइट नहीं देता, मून को लाइट मिलती है, मतलब मून दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट में चमकता है, तो मतलब या तो बी ई होगा या डी ई होगा, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, इसलिए सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कोई दिक्कत। चलो अगला देखते हैं। जो पप्स हैं उनके अंदर सोशल बिहेवियर नहीं होते, जिसकी वजह से चिंता होती है कि वो कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे। एक फीमेल पप जिसका नाम था खलीसी, वो पीछे आई, एक अचीवमेंट हुआ, साइंटिस्ट ने एक वुल्फ को रिवाइव किया है, जो कि एक बहुत ही एक्सटिंक्ट स्पीशीज थी, जो 12,500 साल पहले खत्म हो गई थी। सी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमें पता है। ये जो रिमार्केबल अचीवमेंट है ये इन्होंने किया, जो कि एक टेक्सास बेस्ड कंपनी है। उन्होंने क्या किया, एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज करी, 2 मेल पप्स को पैदा किया, रोमलस और रेमस, सरोगेट डॉग मदर्स की हेल्प से। सबसे पहला तो सी और डी का पेयर समझ में आ रहा था, एक अचीवमेंट हुआ, ये जो अचीवमेंट था। अच्छा, इस कंपनी ने क्या यूज किया, कंपनी ने एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करी, डी और ई का पेयर समझ में आ रहा था, तो सी और डी का आ रहा था और डी और ई का आ रहा था, ये भी एलिमिनेट हो गए, ये भी, सारे एलिमिनेट हो गए। इसको चेक कर लेते हैं। तो अचीवमेंट हुआ, ये जो अचीवमेंट था इस कंपनी ने किया, इस कंपनी ने ये किया, फिर इसके बाद एक फीमेल पप और उन्होंने पैदा किया, और जो पप्स होता है इनके अंदर सोशल बिहेवियर्स नहीं होते। कोई दिक्कत किसी को भी। चलो लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। म्यूजिक सुनने से, अगर आप बड़ा प्यारा मधुर म्यूजिक सुनते हो तो लोग रिलैक्स होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। म्यूजिक से एंडोमॉर्फिन्स रिलीज होते हैं,
जो कि नेचुरल पेन किलर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जो हमें पेन से सुकून देते हैं। म्यूजिक जो है हार्ट रेट भी ठीक करता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक करता है। स्ट्रेस एक एस्केपेबल पार्ट बन गया हमारी ज़िंदगी का। बहुत सारी बीमारियां जो है स्ट्रेस की वजह से होती हैं, और इसको डील करने के लिए कुछ वेज होते हैं। आज के टाइम पे हम ज़िंदगी से ऐसे रश कर रहे हैं, हर कोई परेशान है, स्ट्रेस्ड है किसी ना किसी एक चीज़ को लेके। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ तरीके होते हैं बॉडी को रिलैक्स करने के। वो तरीके क्या होते हैं? वो तरीका है म्यूजिक को सुनो। म्यूजिक सुनने से क्या होगा? एंडोमॉर्फिन्स रिलीज होंगे। क्या DAB सभी को क्लियर है? हमें कुछ तरीकों की जरूरत होती है। तरीका क्या है? म्यूजिक को सुनो। डी और ए का पेयर, कुछ तरीके चाहिए। तरीका क्या है? म्यूजिक को सुनो। म्यूजिक को सुनोगे तो क्या होगा? पेन से छुटकारा मिल जाएगा। तो डी की इंफॉर्मेशन ए में और ए की इंफॉर्मेशन बी में। DAB, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। इसको चेक कर लेते हैं। आजकल हर कोई परेशान है। स्ट्रेस इनएस्केपेबल जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बहुत सारी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से हैं। इसके लिए कुछ तरीके चाहिए। तरीका है म्यूजिक सुनो। म्यूजिक सुनने से क्या होगा? वो बी में दिया हुआ है। फाइनल सीक्वेंसेस ECDA एंड स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5। क्या क्या स्कोर्स है? कितने लोगों के 3 नंबर आ गए? जिन लोगों के 3 नंबर आ गए ना, उनको बहुत कुछ आ गया। जिन लोगों के 3 से कम नंबर आए हैं, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन एवरीवन? इस तरह के क्वेश्चंस करके ना और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है पैराजम्बल्स की, क्योंकि आप पेयर्स बहुत, आप देखो आज हमने 15 पैराजम्बल्स कर लिए एक तरीके से, क्योंकि हमारा पूरा फोकस था पेयर्स बनाने में, पेयर्स बना के एलिमिनेट करने में। और पेयर बनाना, स्टार्टिंग से में आइडेंटिफाई करना, यही मेन पार्ट होता है पैराजम्बल्स का। अभी हम बहुत सारे पैराजम्बल्स और करने वाले हैं। कल की क्लास में हम पैराजम्बल्स करेंगे, परसों की क्लास में हम पैराजम्बल्स करेंगे, जिससे कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए इस टॉपिक के ऊपर। अभी हमने प्रीलिम्स लेवल के पैराजम्बल्स कर रहे हैं। कल और परसों की क्लास में हम मेंस लेवल के पैराजम्बल्स करने वाले हैं। यस, नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी थी आपको, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन स्किप करने का ऑप्शन नहीं था। आपको सिर्फ जो सही क्वेश्चन हुए उन्हीं के मार्क्स मुझे बताने, नेगेटिव मार्किंग ऐड करके नहीं बताने। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय की होगी क्लास, बहुत सारी लर्निंग हुई होगी। इतनी सारी रीडिंग कर ली हमने। रीडिंग करते हैं तो अपने आप इंप्रूवमेंट होता है। आप सोच रहे हो हमने 15 × 5 75 सेंटेंसेस रीड किए हैं आज। तो रीडिंग से तो इम्प्रूवमेंट होता ही होता है, साथ साथ हमें पैराजम्बल में भी आपको इम्प्रूवमेंट मिला होगा। बस क्लासेस में रेगुलरली आते जाओ। कल परसों हम मेंस लेवल पैराजम्बल्स की क्लास के लिए मिलने वाले हैं। और एक तो मुझे फीडबैक दे देना आज की क्लास का, कैसा लगा, क्लास में मज़ा आया नहीं आया, कितना इम्प्रूवमेंट लग रहा है। फीडबैक के लिए मेल ID क्या है? support@nimishabansal.com। ये जीमेल करोगे आप बेसिकली इस ID पे। और ठीक है, सेशन एंड करें। इतना तो उम्मीद मुझे आप सभी से कि सभी लोग मेहनत तो कर ही रहे हो, अच्छे से टू डू लिस्ट बना रहे हो, रोज मेडिटेशन कर रहे हो, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को भी टाइम दे रहे हो, वॉक कर रहे हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, और फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो। कोई नेगेटिविटी को अपने आसपास फटकने भी नहीं दे रहे, पॉजिटिव रह के पढ़ रहे हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब डिलीट कर दिया है आप लोगों ने। ये सारी उम्मीदें हैं मेरी आपसे। और अपने आप से पॉजिटिव बातें करते हो दिन भर में। रात को एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग के साथ सोने जाते हो। टू डू लिस्ट 80% से ज़्यादा कंप्लीट कर रहे हो सभी लोग। कहीं पे भी कोई मेरी उम्मीद पूरी नहीं हो रही है तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि अगले दिन से ये उम्मीद भी पूरी हो जाए। यस, चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। 5 सेकंड्स ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी अवेयर ऑफ माई वीकनेसेस। Thank you, God, for helping me work on my weaknesses. Thank you, God, for helping me stay away from all the negativities surrounding me. Thank you, God, for helping me in being grateful. Thank you, God, for making me hardworking enough.
थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी रियलाइज माई ट्रू पोटेंशियल। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी। तो इसी पॉजिटिव नोट से आज का सेशन एंड कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।